नमस्ते दोस्तों। चलिए आज मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत कविता को समझते हैं जिसका नाम है भारत। इसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। देखते हैं इस कविता में ऐसा क्या खास है जो हमारे मन में देश के लिए प्यार जगा देता है। कभी सोचा है कि अपना देश अपना घर हमें इतना प्यारा क्यों लगता है? ये कविता ना इसी गहरे प्यार की भावना से शुरू होती है। तो चलिए इस कविता के साथ भारत की सुंदरता के सफर पर निकलते हैं और इसे और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्वतों के ताज की। कविता की शुरुआत ही भारत के शानदार नज़ारों से होती है। पता है, यहाँ देश की कल्पना एक ऐसे राजा की तरह की गई है जिसका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। जरा इन लाइनों को सुनिए। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। कितनी खूबसूरत बात कही है ना। ये पंक्तियां भारत की कुदरती खूबसूरती का एकदम सही चित्र खींचती हैं। सोच कर देखिए, उत्तर में जो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हिमालय पर्वत हैं वो भारत के सिर पर एक चमकते हुए ताज जैसे हैं, और दक्षिण में जो विशाल समंदर है वो मानो भारत के पैर धो रहा हो। क्या कमाल की कल्पना है। अच्छा, पहाड़ों और समंदर के बाद अब बात करते हैं जीवन देने वाली नदियों की। ये नदियां तो जैसे इस धरती की आत्मा हैं जो सब में जान डाल देती हैं। कविता कहती है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। ये लाइनें हमें बताती हैं कि गंगा और यमुना जैसी नदियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि इनका पानी पूरे देश को, पूरे जग को पवित्र कर देता है। तो ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, ये हमारी जमीन को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे हमें अनाज मिलता है और साथ ही हमारे जीवन में पवित्रता और खुशहाली भी लाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये धरती खजानों से कैसे भरी है। चलिए पता लगाते हैं कि ये जमीन हमें तोहफे में क्या क्या देती है। कविता की ये लाइनें देखिए। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रतन जवाहर न्यारे। मतलब यहाँ की हर चीज कितनी प्यारी है। खाना, फूल, फल और तो और यहाँ कीमती हीरे जवाहरात भी हैं। सबसे पहले तो ये जमीन हमें पेट भरने के लिए खूब सारा अनाज देती है। यही तो हमारे जीवन का आधार है ना? और सिर्फ अनाज ही नहीं, यहाँ मीठे मीठे फल और रंग बिरंगे सुंदर फूल भी उगते हैं जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और हाँ, एक और मजेदार बात, कविता ये भी बताती है कि जमीन सिर्फ ऊपर से ही अमीर नहीं है, बल्कि इसके अंदर मिट्टी के नीचे भी अनोखे रत्न और जवाहरात जैसे छिपे हुए खजाने हैं। अच्छा, एक देश सिर्फ जमीन, पहाड़ या नदियों से तो नहीं बनता, है ना? वो बनता है वहां के लोगों से, उनकी कहानियों से। तो अब बात करते हैं भारत की प्रसिद्ध संतानों की। कविता में लिखा है, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। मतलब यहाँ की धरती पर राम और कृष्ण जैसे महान लोग हुए हैं और उन्हीं की तरह यहाँ की सारी संतानें यानी हम सब बहुत नामी हैं। तो कविता राम और कृष्ण जैसे महान लोगों का जिक्र करके हमें याद दिलाती है कि हम सब भी उसी महान परंपरा का हिस्सा हैं। हम सब में कुछ खास है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक मजेदार पहेली के लिए। तैयार? मैं उत्तर में पहरेदार हूं, चुपचाप और ऊंचा खड़ा रहता हूं। बताओ मैं कौन हूं? सोचो सोचो, क्या हो सकता है इसका जवाब? अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। ये हिमालय है, वही महान पर्वत जिसके बारे में हमने कविता के शुरू में ही बात की थी। तो अब हम कविता के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ कवि हम सबसे एक वादा, एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं। देखते हैं क्या है वो वादा। कविता की आखिरी लाइनें हैं, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ये लाइनें हम सबके लिए हैं। एक तरह से एक पुकार है कि हम हमेशा अपने देश की अच्छाइयों के बारे में बात करें और हर तरह से उसका नाम रोशन करें। तो ये एक वादा है कि हम हमेशा अपने देश का जश्न मनाएंगे और इसे और भी बेहतर और भी महान बनाने के लिए काम करेंगे। ये हमें गर्व महसूस करने और देश के अच्छे भविष्य के लिए अपना हिस्सा डालने की प्रेरणा देता है। सच में ये कविता हमारे अंदर अपने देश के लिए एक खुशी और जश्न की भावना भर देती है। ये हमें बताती है कि आओ सब मिलकर अपने इस प्यारे से घर का जश्न मनाएं। तो आखिर में ये कविता हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। कवि तो देश की प्रशंसा गाने का वादा करते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? हम सब अपने घर, अपने देश के बारे में वो कौन सी एक अच्छी बात है जो कह सकते हैं या कर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। इसका जवाब हम सबको अपने अपने तरीके से ढूंढना है।